गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इनफज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट के ऊपर में। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था और लास्ट क्लास में हमने 6th सेक्शन स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम था कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप के पढ़ने हैं। एक को अपन कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, दूसरे को अपन कहते हैं कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट को अपन वेज कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिख रखा। कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट को ही अपन वेज कंस्ट्रेंट कहते हैं। बहुत सारे लिटरेचर में वेज कंस्ट्रेंट कहलाता है ये। इसके पीछे रीजन, अच्छा सबसे पहली बात ये वेज क्या होता है। तो देखो वेज जो होता है बेसिकली इंक्लाइन प्लेन जैसा ही होता है। जैसा आपके पास इंक्लाइन प्लेन है उसी तरीके से वेज होता है, ठीक है। लेकिन इसी का एक छोटा सा फॉर्म होता है इंक्लाइन प्लेन और वेज। जो वेज होता है वो इंक्लाइंड प्लेन का एक छोटा सा फॉर्म होता है, जो कि इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो ज़्यादा हेवियर ऑब्जेक्ट को उठाने में अपन यूज करते हैं और वेज जो होता है वो सिंपल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। साइड व्यूज अगर अपन बात करें तो इंक्लाइन प्लेन और आपका जो वेज होता है वो सिमिलर दिखता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट को वेज कंस्ट्रेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम इसके आते हैं, या आप कह सकते हो अधिकतर या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो इंक्लाइंड प्लेन या वेज से कोरिलेटेड होते हैं। इसलिए बहुत जगह पे, बहुत लिटरेचर के अंदर कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट को ही वेज कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो नाम में क्या रखा भाई, अपन सीधा थियरी डेवलप करते हैं। थियरी डेवलप करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई बॉडी है, ठीक है। ये कोई बॉडी है, बॉडी ए कह लेते हैं, और दूसरा आपके पास एक बॉडी है जिसको अपन कह रहे हैं बी। और ये ए और बी इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ए और बी किसी भी कॉम्प्लेक्स मोशन का एक छोटा सा पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ए और बी इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ए और बी के बीच हमेशा कांटेक्ट जो है वो बना हुआ है थ्रू आउट द मोशन। यानी इनके बीच ये जो कांटेक्ट है वो हमेशा बना हुआ है। हालांकि मैंने यहाँ एग्जैक्टली चिपकाया नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली ए और बी हमेशा कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इफ ए एंड बी मूव्स in such a way that contact between A and B is always maintained। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, always maintained। अगर ए एंड बी इस तरीके से मूव करता है, अच्छा ए एंड बी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो रिजिड बॉडी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं रिजिड बॉडी मतलब कि सॉलिड की अपन बात कर रहे हैं। तो इफ ए एंड बी मूव्स इन सच अ वे दैट कांटेक्ट बिटवीन ए एंड बी इज ऑलवेज मेंटेन्ड, देन तब क्या होता है, इसे मान लीजिए इस तरीके से मूवमेंट हुआ कि ए जो है वो यहां से यहां चला गया और बी भी इस तरीके से मूव कर रहा है कि ए और बी के बीच हमेशा कांटेक्ट बना हुआ, यानी बी भी कुछ इसी तरीके का मूवमेंट करेगा। जरूरी नहीं कि ए ने जैसा मूवमेंट किया वैसा बी भी मूव करे, क्योंकि बी का सरफेस एरिया ब्रॉड है, हो सकता है बी के रिस्पेक्ट में ए आगे पीछे मूव कर जाए। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अपन एक काम ये करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ ए है, यहां पर अपन बनाते हैं, मान लीजिए किसी भी टाइम पर ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बी है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन रिलेटिव मोशन के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, अगर मैं ए की बात करूं यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहाँ से आया, ये रिलेटिव मोशन से आया, ठीक है ना। ए के मोशन को अपन एनालाइज कर रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए
अगर ए और बी के बीच हमेशा कांटेक्ट बना हुआ है और अगर आप ऑब्जर्वर को बी पे बिठा दोगे, यानी बी को अगर आपने फिक्स कर दिया है, तो बी के रिस्पेक्ट में जो ए की वेलोसिटी होनी चाहिए वो किधर होगी? बी के रिस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगी। अगर सरफेस ऑफ कांटेक्ट के इधर अलोंग नहीं हुआ, यानी कि अगर मान लीजिए ऊपर की ओर हो गया, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए ऊपर चला जाएगा और कांटेक्ट छूट जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर से सुनिए, मैं क्या क्या वर्ड यूज कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कैलकुलेट किया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी को मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखिए बी के रिस्पेक्ट में यानी आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहां बैठ गया? बी के ऊपर बैठ गया। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर कोई ए को ऑब्जर्व करेगा तो ए की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? ए की वेलोसिटी मान लीजिए अगर VAB की वेलोसिटी जो हो गई, अगर मैं यहाँ पे बात कर ली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं VAB को दूसरे वेक्टर कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओहो हो, अगर मैं VAB को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे ये ले लिया, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आ गई कुछ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B आ गया। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये VA माइनस VB करने से ऐसा कुछ चला आता है। तो अगर ऐसी वेलोसिटी होगी तो इस वेलोसिटी के अपन दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, एक अलोंग सरफेस ऑफ कांटेक्ट, दूसरा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यानी ये वेलोसिटी ऑफ AB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, परपेंडिकुलर यानी सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये वेलोसिटी AB यानी वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B का कौन सा कंपोनेंट हो गया? पैरेलल कंपोनेंट हो गया, यानी सरफेस के पैरेलल। तो अगर A एंड B हमेशा कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हैं, इसका मतलब ये होगा कि B के रिस्पेक्ट में A की जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर ये कंपोनेंट मौजूद होगा तो वो क्या कराएगा? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कराएगा? A को B के रिस्पेक्ट में यानी B के रिस्पेक्ट में A को इधर मूव कराएगा। तो ये तो चलेगा, क्योंकि इधर मूव कराने पे कांटेक्ट बना हुआ तो इट इज अलाउड। लेकिन अगर इधर कंपोनेंट आ गया, मतलब B के रिस्पेक्ट में A को क्या करेगा? ये कंपोनेंट ऊपर लेके चला जाएगा। ऊपर लेके चला जाएगा मतलब कांटेक्ट छूट जाएगा, ये कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। या आप उल्टा भी सोच सकते हो कि जरूरी थोड़ी है सर VAB इस डायरेक्शन में हो सकता है VAB इस डायरेक्शन में भी हो जाए। अगर VAB इस डायरेक्शन में हो गया तो इसके पैरेलल कंपोनेंट तो ये आ जाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आ गया। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कराएगा? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा? अगर B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब क्या हो गया? B को चीरता हुआ B को पेनिट्रेट कर जाएगा A। वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, रिजिड बॉडी एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, ये फंडामेंटल एजम्पशन है। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि इस कंपोनेंट को अपने को क्या करना है? जीरो करना है। ठीक है, क्या करना है? अपने को जीरो करना है, यानी कि अपने को इसका कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसका अगर पर सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, यानी VAB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर किसके? सरफेस के। तो यहाँ पर भी VA का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ भी VB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। और अगर कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है तो इसकी वेलोसिटी ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तभी रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर जीरो होगा, यानी कि B के रिस्पेक्ट में A की मूवमेंट ना तो ऊपर होगी ना नीचे होगी, यानी ना कांटेक्ट छूटेगा ना पेनिट्रेशन होगा, यानी हमेशा सरफेस के अलोंग मूव करेगा इस कंपोनेंट के थ्रू और कांटेक्ट बना रहेगा। तो यही एट लास्ट में यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि कंडीशन क्या निकला कि अगर दो बॉडी इस तरीके से मूव कर रही हैं सच दैट उनके बीच हमेशा कांटेक्ट बना हुआ है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ A का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल्स टू, अगर इसको जीरो करना है तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ B किधर थी? इधर थी। इसका भी सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसको अपन लिखेंगे VB परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर हमेशा मेंटेन है ये तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक्सेलरेशन B का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा हमेशा बराबर होगा। तो ये कंडीशन है। वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, छोटी सी बात है। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अब अपन प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है ना, बढ़िया, समझ में आ गया, छोटी सी चीज़ है। आप इस तरीके से सोच सकते हो
कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर है, वेलोसिटी b का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर है, तो अगर दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये हुआ कि a जितना इस डायरेक्शन में मूव करेगा सरफेस के परपेंडिकुलरली, b भी सरफेस के परपेंडिकुलरली उतना ही मूव कर जाएगा, सो दैट उनके बीच हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहे। अगर a परपेंडिकुलर ज़्यादा हो गया b परपेंडिकुलर से, तो a ज़्यादा मूव करेगा, b कम मूव करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब गैप बन जाएगा दोनों के बीच। या अगर v a परपेंडिकुलर कम हो गया, v b परपेंडिकुलर ज़्यादा हो गया, तो a कम मूव करेगा, b ज़्यादा मूव करेगा, मतलब कि b a में पेनिट्रेट कर जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन है, करना कुछ नहीं है। जब भी सवाल के अंदर दो बॉडी दे रखे होंगे जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपको करना क्या है, दोनों बॉडी के वेलोसिटी का कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग, ध्यान में रखिएगा डायरेक्शन बराबर हो, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी इधर होगी दूसरे की इधर होगी, ऐसा नहीं करने के, डायरेक्शन भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो आपको करना क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर कर सकते हो, और हर इंस्टेंट पे अगर ऐसा है तो आप एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट को परपेंडिकुलर बराबर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कुछ सवाल लगाएंगे और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे, ठीक है। बिना क्वेश्चन लगाए हुए आपको थियोरी में थोड़ा बहुत ग्लिच रह जाता है और एग्जाम्पल के थ्रू वो सारे ग्लिच आपके खत्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल इज अ मस्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है A और दूसरा आपके पास ब्लॉक दे रखा है इधर B, बिल्कुल जैसा पढ़ा है वैसा ही पूछ रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। A की वेलोसिटी मान लीजिए इधर है, A की जो वेलोसिटी है वो इधर दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, यानी कि B के पैरेलली जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 37 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ B जो है वो समहाउ इधर दे रखा है V, और ये जो एंगल है ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है। तो आपसे पूछा है फाइंड V so that A and B remains always इन कॉन्टैक्ट, हमेशा कॉन्टैक्ट में रहने के लिए ये वेलोसिटी क्या होगी, यही सवाल पूछा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, खुद का दिमाग लगाएंगे। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। करना कुछ नहीं है, आपको ये VA दे रखा है, ये VB दे रखा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे फोकस करेंगे, इधर ही, इधर वाला V cos 30 डिग्री, इधर वाला V sin 30 डिग्री, V sin 30 डिग्री मतलब V/2, वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है। उस तरीके से ये 20 है, 20 का ये वाला कंपोनेंट, यानी ये वाला 20 है, 20 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 20 cos 37 डिग्री, ये वाला कितना आएगा 20 sin 37 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट आ गया आपके पास 20 sin 37 डिग्री, 20 sin 37 डिग्री। 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई बताइए, 3/5 होती है, यानी ये कितना आ गया, सॉरी 5 4 जाइए, ये 5 4 जा कैंसिल होगा, 5 4 जा 4 3 जा 12, यानी ये वाला आपका 12 आ गया। अब इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा, नहीं तो ए बी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं कि दोनों बॉडी एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है या कांटेक्ट छूटा हुआ है, ऐसा तो सवाल है नहीं, क्योंकि बोला है रिमेन्स ऑलवेज इन कांटेक्ट। तो V इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 20 cos 37 डिग्री नहीं 20 sin 37 डिग्री, दैट इज 12, मस्ट बी इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू होगी मस्ट बी इक्वल्स टू इसका कंपोनेंट V/2, यानी यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों बॉडी को कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए अंडर दिस सिचुएशन ब्लॉक B शुड हैव वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड ऑलवेज, ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगर आपको याद हो एक चीज़ और है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के जो सवाल अपन सॉल्व कर रहे थे, तो शुरुआती दौर में मैंने आपको ऐसे ही सवाल सॉल्व कराए थे कि भाई A की वेलोसिटी अगर 12 मीटर पर सेकेंड है तो B की बताओ, ठीक है ना, या बहुत सारे की वेलोसिटी दे रखी है तो किसी चौथे की वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, इसी टाइप के प्रॉब्लम थे। वो वहाँ से अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यानी वर्क वाला मेथड यूज कर रहे थे, यहाँ पे कंपोनेंट वाले मेथड को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ अपन सवाल इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एनएलएम में कैसे इसको यूटिलाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका दीवार है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड के परपेंडिकुलर आपके पास ये वॉल है, दीवार है। यहाँ पे आपके पास एक इंक्लाइन पेन है और इंक्लाइन पेन जो है ये मूव कर सकता है इनफैक्ट, और यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक दे रखा है, तो लेकिन ये जो रॉड है आप कह सकते हो इस तरीके से है, रॉड इस तरीके से मूव कर रहा है।
तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेट ऑल सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो वो नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो इसको क्या करेगा, इधर पुश करेगा, ये नीचे आएगा, इस इंक्लाइन प्लेन को इधर पुश करने वाला है। ठीक है, तो सवाल के अंदर ये दे रखा कि ये वैल्यू 53 डिग्री का एंगल दे रखा है, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस वेज का कह सकते हो, यही वेज है, इंक्लाइन प्लेन और वेज में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और ये दे रखा है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इधर आपके पास दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है। तो अगर ये कंस्ट्रेंड है, बाधित है, बंधन है इसमें कि हॉरिजॉन्टली मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन करना है, और ये किधर मूव करेगा, अगर यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन करना है तो इसको नीचे मूव करना पड़ेगा, तो ये नीचे मूव कर रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, यही है सवाल। ठीक है ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर वर्क मेथड, यहाँ पे अपन बस सरफेस ऑफ कांटेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। दोनों सरफेस के क्या करने हैं आपको, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक करने हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, और दोनों बॉडी के कंपोनेंट को बराबर कर देना है, यही है थियरी। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए यहाँ पर कांटेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर हमेशा कांटेक्ट बना रहेगा थ्रू आउट द मोशन। जब ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला सरफेस मतलब ए, अगर आप इसको ए कहते हो, इसको बी कहते हो, तो दोनों बॉडी हमेशा कांटेक्ट में बने रहेंगे। अगर बनाए रहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे, कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अपन इसकी बात करते हैं। मुझे ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 12 मीटर पर सेकेंड इधर है, जैसे अगर मैं यहाँ पर वेक्टर को पैरेलली अपन शिफ्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था एज फार एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कंसर्न। तो 12 मीटर पर सेकेंड को यहाँ से यहाँ उठा के लेके चले आए, और ये 12 का अपन सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। ये आपका सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल 53 डिग्री हो गया तो ये भी एंगल 53 डिग्री होगा, और टोटल को 90 डिग्री रखने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 37 डिग्री होना पड़ेगा। फिर से सुनिए, अगर ये एंगल 53 डिग्री तो ये भी एंगल 53 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन का ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है ना, दिस और टोटल अगर 90 डिग्री है ये आपके पास, 90 डिग्री हो गया, तो ये अगर 53 डिग्री यहाँ पर, और इसको 90 डिग्री होने के लिए इसको 37 होना पड़ेगा, और ये आपके पास कितना है, 12 है। 12 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर 12 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री यानी कि 4/5, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, ये किसका है, ये इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमने देख लिया सरफेस के परपेंडिकुलर। अब यही काम अपन करेंगे इस वाले रॉड को, रॉड कह लो, ब्लॉक कह लो, कुछ भी करो, इसका भी अपन बात करने वाले। चलिए इसका बाद अपन यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटाइए, ओ हो ये भी हट गया, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर दिया। देखिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की ओर है। ठीक है, मान लीजिए ए नीचे की ओर क्यों होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कांटेक्ट बनाए हुए हैं, यहाँ पर कांटेक्ट बनाए हुए हैं, और वॉल जो है मूव नहीं कर रहा है, यानी वॉल का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर 0 है, तो इसका भी 0 होने के लिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को नीचे होना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके अपन कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक इधर ब्रेक करेंगे, हमको सिर्फ परपेंडिकुलर वाले से लेना देना है, अलॉन्ग से लेना देना नहीं है। तो कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से भी आप एंगल निकाल सकते हो। देखिए ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वाला भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये अगर 53 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 53 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर ये 53 डिग्री होगा, पूरा 90 डिग्री रखने के लिए इसको 37 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। ये अगर 37 है, उसी तरीके से ये आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये आपको 53 रखना पड़ेगा। ध्यान सुनिए, फिर से आर्गुमेंट में कैसे करता जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही लाइन है, तो जो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। यानी ये अगर 53 डिग्री तो ये वाला 53 डिग्री, ये वाला 53 डिग्री तो ये वाला 37 डिग्री। लिख भी लेता हूँ, ये वाला आपके पास 53 डिग्री होगा, ये वाला 37 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री रखने के लिए, तो 90 से 53 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 37 आ जाएगा। उसी तरीके से ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, पूरा 90 है, तो 90 से 37 को घटाओगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। अब कहानी खत्म हो गई, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या करोगे आप, a cos 53 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a cos 53 डिग्री। ये आपका रॉड का सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, और ये आपने यहाँ पे निकाला हुआ था, ये तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। a cos 53 डिग्री, 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। 5 से 5 कैंसिल हो गया,
और इनफैक्ट 3 से आप इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 16। ऑब्वियसली यूनिट सेम रहने वाला है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो खत्म हो गया। इसका जो एक्सेलरेशन होगा आंसर यही होगा कि 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो नीचे की ओर जा रहा होगा। ठीक है, आसान चीज़ है, आपको बस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई करना है और दोनों बॉडी के वेलोसिटी दे रखा होगा तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दे रखा होगा तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर और दोनों बॉडी के लिए इसकी वैल्यू बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है, सॉल्व करेंगे अपन। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है, फिर से इंक्लाइन प्लेन आने वाला है और इसमें ज़्यादातर सवाल इंक्लाइन प्लेन के पूछे जाते हैं, इसलिए इस कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट को अपन लिटरेचर के अंदर वेज कंस्ट्रेंट भी कहते हैं और वेज इज नथिंग बट इंक्लाइन प्लेन, शॉर्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब की बार क्या है, ये आपके पास वर्टिकल ग्रूव है, मतलब ये आपके पास फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये आपके पास फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में आपका ये रॉड दे रखा है, ये जो रॉड है ये मूव कर सकता है, यानी ये आप जो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सपोर्ट है, ये और अच्छे से आप बना सकते हो। इसको हटाइए भाई। मतलब ये आपके पास रॉड है जो कि वर्टिकली मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है वो? वर्टिकली मूव कर सकता है और वर्टिकल डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट रखने के लिए अपन यहाँ पर इसको ग्रूव के अंदर, ग्रूव यानी एक टाइप का सपोर्ट है, इसके अंदर अपन इसको कंस्ट्रेंट रखे हुए हैं। यानी अपने को एक बात पता है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा नीचे की ओर तो ये किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, अगर इसका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। डेटा आसान रखने के लिए इसको 37 डिग्री का एंगल ले लिया। ठीक है, यानी आपका अब की बार इससे पहले वाले सवाल के अंदर आपका जो रॉड था वो हॉरिजॉन्टल था, वो वर्टिकली गिर रहा था। ये रॉड वर्टिकली है और वर्टिकली गिर रहा है। ठीक है, वर्टिकली गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और अगर ये नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली ये इधर एक्सेलरेट, अच्छा ये स्पीड दे रखा है, यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्पीड कर लीजिए। इसको हटाइए, आपसे इसकी स्पीड पूछी गई है कि अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है रॉड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपका इंक्लाइन प्लेन या जो वेज होगा वो हॉरिजॉन्टली कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट इज योर क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे एंड करेंगे सॉल्व भाई। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको फटाफट विदाउट एनी टाइम लैग। यहाँ पर अपना पर्पस ही यही है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही सॉल्व कर लें, बस उसके बाद ज़्यादा आपको प्रैक्टिस इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आपका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट यानी इंक्लाइन प्लेन के सरफेस। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे पहले इसके परपेंडिकुलर। जैसे वेलोसिटी को शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ, ये वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए होगा। अगर ये एंगल 37 डिग्री, वही काम यहाँ भी करेंगे, ये आपके पास 37 डिग्री हो गया, ये एंगल आपके पास 53 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 53 डिग्री हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला कंपोनेंट हो गया v cos 53 डिग्री। कितना हो गया? v cos 53 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये 20 मीटर पर सेकेंड है, वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये 20 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर है। अपन क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट दिखाएंगे सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल 37 डिग्री हो गया तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास 53 डिग्री होगा और ये 37 डिग्री हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? 90 डिग्री 37, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 37 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 53 डिग्री हो जाएगा। टोटल को 180 रखने के लिए और 90 माइनस 53 डिग्री रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। तो 20 का कंपोनेंट, 20 आपका नीचे की ओर, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? 20 cos 37 डिग्री, 20 cos 37 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। cos 53 डिग्री, cos ऑफ 53 डिग्री कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v 3/5। और यहाँ पे cos ऑफ 37 डिग्री कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया और आप यहाँ से देख सकते हो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? 80/3 मीटर पर सेकेंड। यही है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट मतलब यही उस टाइप के सवाल आपको सॉल्व करने को दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और बहुत बढ़िया सवाल मुझे याद आ रहा, ये सवाल बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक और सवाल देखते हैं, बढ़िया सा। ये एक स्फीयर बना लेते हैं पहले तो,
ये आपके पास एक स्फेयर हो गया, यहाँ पर कांटेक्ट बनाते हुआ एक वॉल है, ये वॉल है वर्टिकल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यानी ये आपके पास वर्टिकल वॉल है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और ये आपके पास क्या है, एक स्फेयर है, ये इसका सेंटर दे रखा है। ये क्या आपके पास एक स्फेयर है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस r दे रखा है। कितना दे रखा है इसका रेडियस? r दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अपन क्या करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन यूं बना लिया, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। सो इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, और जहां पर ये इंक्लाइन प्लेन के साथ एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे कट नहीं करेगा, सॉरी, एक पॉइंट पे टच करेगा, यानी इंक्लाइंड सरफेस और ये जो स्फीयर है एक जगह पे टच करने वाला है। और जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ से यहाँ की जो दूरी दे रखी है वो आपके पास दे रखी है r/5। कितना दे रखा है? r/5 दे रखा है। सेंटर को थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं। ओहो हो, पूरा का पूरा चला गया ये तो। चलिए बना के देखते हैं। इस टाइप का आपका एक सर्कल स्फीयर, ठीक है, ये आपका क्लियर है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने से पुश कर रहे हैं? 20 मीटर पर सेकेंड से। ये इसको अपन इधर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर कांटेक्ट बनाए रखने के लिए ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। किधर जाएगा? ये ऊपर जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, यही सवाल पूछा गया। सवाल के अंदर डेटा क्या क्या नोन है, ये आपके पास एक स्फीयर है। स्फीयर हालांकि दिख नहीं रहा है, इसको आप स्फीयर की तरह ट्रीट कर लीजिए। इसका रेडियस r दे रखा है, और स्फीयर और इंक्लाइन प्लेन जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिस पॉइंट को टच कर रहे हैं, उसका जो वर्टिकल यहाँ जो हाइट दे रखी है वो r/5 दे रखी है। और अपन क्या कर रहे हैं, इस इंक्लाइन प्लेन को 20 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट से राइट पुश कर रहे हैं समहाउ। तो अगर इसको अपन पुश करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और कितना ऊपर की ओर, यानी वर्टिकल अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी, यही है आपके पास सवाल। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे एंड करेंगे सॉल्व कीजिए। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ तो मुझे पता है कि हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रखने वाले हैं, क्योंकि बट ओ हो ये क्या हो गया भाई, ये हो जाता है बहुत दिक्कत। ये आपके पास स्फीयर हो गया। चलिए ठीक है। तो मुझे पता है कि इसके साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी ऑब्वियसली वॉल के साथ पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए। तो आपका जो ये जो स्फीयर है वो किधर मूव कर रहा होगा, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहाँ से तो कांटेक्ट छूट जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लगाने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वॉल जो है वो मूव नहीं कर रहा है, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली 0 कब होगा, जब ये वॉल के अलग मूव करेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। जब ये इधर पुश करेगा तो यही पुश वाला फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स बनेगा, वही नॉर्मल फोर्स इसको, उसी नॉर्मल का कंपोनेंट इसको ऊपर पुश करके जाएगा। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कांटेक्ट हमेशा बनाए रहेगा। तो अपन यहाँ पे कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लगाने के लिए अपने को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला लिया, इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, ये आपका वर्टिकल, ठीक है। अगर ये हाइट r/5 है तो ये वाली भी हाइट कितनी हो जाएगी, r/5 हो जाएगी। और मुझे पता है कि इसका रेडियस टोटल कितना दे रखा है, r दे रखा है। तो अगर रेडियस r है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ भी आपके पास ये क्या है, रेडियस है। यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस रेडियस है। यहाँ से यहाँ आपने रेडियस r/5, सॉरी ये डिस्टेंस r/5 है। तो r से r/5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, r माइनस ऑफ r/5। कितना आ जाएगा, r माइनस r/5, दैट इज 4r/5। हालांकि ज्योमेट्रिकली दिख नहीं रहा, ज्योमेट्रिकली 4r/5 r/5 से छोटा दिख रहा है, तो उस चीज़ को आप नेगलेक्ट करेंगे। आपके पास ये डायमेंशन आ गया 4r/5, ठीक है। अच्छा, अपन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, ये देखिए, ये येलो वाला राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हाइपोटेनस पता है r, और अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूँ, तो r cos थीटा की वैल्यू 4r/5 होना चाहिए। r cos थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4r/5 होना चाहिए। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 4r/5, cos थीटा की वैल्यू अगर 4/5, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बताइए। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, यानी ये थीटा निकल के आ गया 37 डिग्री। अब ये थीटा ही आपको हेल्प करेगा कंपोनेंट ब्रेक करने में। ये सब ये अपन क्यों कर रहे हैं, ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल चाहिए होगा, तभी अपन कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ये दिमाग इतना मैंने लगाया है, ठीक है। सवाल के अंदर अगर आपको जब भी
कभी भी कुछ सॉल्व करने में दिक्कत है तो मैं आपको पहले भी समझा चुका, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं। हर सवाल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है, दूसरे पार्ट में सवाल वाकई में क्या है वो पूछ रखा होता है। और हमारा काम है कि इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है और जो वेरिएबल पूछा है वहाँ तक पहुँचना। ये हमारा यानी कि जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम उसका काम होता है। तो यहाँ पर भी ये r/5 था, इसका यूटिलाइज करके मैंने एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको वेस्टेज नहीं जाने दिया। चलिए ठीक है, आइए r/5 है, बढ़िया। अब अपन और क्या कर सकते हैं, देखिए अब मुझे पता है कि ये जो रेडियस अगर अपन ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे, अगर आप रेडियस को ड्रॉ करते हो तो रेडियस जो होता है वो सर्कमफ्रेंस, यानी कि अगर आपके पास ये सर्कल है, इसको अगर अपन रेडियस को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट और नॉर्मल जो होता है, रेडियस ही नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, नॉर्मल रेडियस के अलॉन्ग होता है, कह सकते हो, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लाइन यही होगा। यही जो लाइन आप दिखाई दे रहा हो, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वही सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन है। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू देखिएगा, अगर इस वेलोसिटी की वैल्यू इस डायरेक्शन में अगर v है तो इसका कंपोनेंट अपन सरफेस के परपेंडिकुलर निकालेंगे। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आएगा। तो इसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर कितना हो गया? v cos थीटा हो गया, v cos थीटा, और v cos थीटा यानी कि v cos 37 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू। अब अपन 20 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं कि 20 मीटर सेकंड हॉरिजॉन्टली यानी 20 मीटर पर सेकंड इधर है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा ये 90 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आपके पास आ जाता है 90 माइनस ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी का ये आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है, पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ से, और इसका कंपोनेंट अगर अपन इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 20 cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखा 37 डिग्री, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी? 20 cos 90 माइनस थीटा यानी कि 20 cos 90 माइनस 37 दैट इज 53 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 53 डिग्री, और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएंगे। ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख रखा, ये वाले पार्ट को आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिए। कितना आ जाएगा? 20 cos 53 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते जाएंगे। cos 37 डिग्री कितना हो गया भाई? 4/5 हमें पता है, लिख दीजिए यहाँ पे 20 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री मतलब 3/5 यहाँ पे लिख देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 4 5 टाइम्स का, और 5 × 3 की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो भाई 15 मीटर पर सेकेंड से ये जो स्फीयर है वो ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, तो करना हमेशा वही है। ठीक है, एट लास्ट अपने को वही करना होता है। शुरुआत आप इधर उधर से कर सकते हो, बढ़िया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हमने कर लिया है सॉल्व। तो अब तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कहीं से कोई भी रोल नहीं था। ठीक है ना, क्लियर है? क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी किसी बॉडी की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पहले से नोन था और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा था। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किसी भी एक बॉडी का नहीं पता है, तो वहाँ पर अपने को F = ma से एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, और एक्सेलरेशन को अगर इनिशियल कंडीशन दे रखा होता है तो इंटीग्रेट करके अपन वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो अब अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है वो अपन समझने वाले हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। सवाल करेंगे सॉल्व। एक ऑलरेडी करा हुआ सवाल है, वो फिर से अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इंक्लाइन पेन है, स्मूथ सरफेस पे दे रखा है, स्मूथ सरफेस पे इंक्लाइन पेन है। यहाँ पर आपके पास ये वॉल है, वर्टिकल वॉल हो गया, ये आपके पास ग्राउंड है भाई, और यहाँ पर आपके पास रॉड है। क्या है ये? रॉड है। ये रॉड इस तरीके से बना हुआ, ये एंगल थीटा है। फिलहाल क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्मॉल m ले लेता हूँ और इसे भी स्मॉल m ले लेता हूँ। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। अगर आप सिस्टम को छोड़ दोगे तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट क्या करेगा? इसको इधर एक्सेलरेट कराएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसका एक्सेलरेशन a1 बोला है और इसका अगर एक्सेलरेशन मैं a2 बोलता हूँ, तो आपसे दोनों ब्लॉक का, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा है, फाइंड a1 एंड a2। यही है सवाल। देखिए, सिर्फ कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल होते हैं तो a1 या a2 में से कोई एक आपसे देकर दूसरा पूछ लेता, तो यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रेंट रिलेशन वाला काम करते, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट लगा देते। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली F = ma करना पड़ेगा। अपन डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉज एंड सॉल्व तो आपने कर ही लिया है। चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ।
सबसे पहले अपन इस इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी की बात करते हैं। इंक्लाइन प्लेन की एफबीडी की अगर अपन बात करें, येलो से दिखाता हूँ, तो भाई यहाँ से आपके पास लग जाएगा N1, इसका कोई रोल होने वाला नहीं है, इसका खुद का वेट नीचे की ओर एक्ट कर जाएगा mg, और यहाँ से कांटेक्ट लग जाएगा n, यही n अपना रोल प्ले करेगा। ये n कौन लगा रहा है? ये वाला रॉड इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लगा रहा है, बिकॉज यहाँ पे कांटेक्ट है। स्प्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं दिखाएंगे, स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं दिखाएंगे, बस mg और नॉर्मल था, ठीक है। अब ये n का मुझे पता है एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो नॉर्मल के अपन कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे, स्टेप तो आपने पढ़ ही रखे हैं। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा हो गया, बढ़िया। इसको हटा लीजिए, अरे यार ये पूरा का पूरा हट जाता है अभी। चलिए इंक्लाइन प्लेन पहले बना लीजिए। तो नॉर्मल इधर है, नॉर्मल n का मैंने इधर कंपोनेंट लेना चाहिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ गया, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये अगर 90 माइनस थीटा आ गया तो n का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? n cos 90 माइनस थीटा। n cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n sin थीटा हो जाएगी, लिख लीजिए। तो अगर मैं इस बॉडी पे बात करूं यानी इंक्लाइन प्लेन पे बात करूं, तो इंक्लाइन प्लेन बस नॉर्मल का इधर एक कंपोनेंट आया है n sin थीटा, और यही इसको एक्सलेट करेगा। बाकी सारे आप फोर्सेस देखोगे आप तो इस n का ये कंपोनेंट भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है इंक्लाइन प्लेन का, तो ये सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस यानी ग्राउंड क्या होगा? 0 होगा। और अलोंग द ग्राउंड की अपन बात करें तो अलोंग में सिर्फ n sin थीटा एक्ट कर रहा है, यही इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को लगाया, F इक्वल्स टू m में आप क्या लिख सकते हो? n sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू ma1, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब इस पे फोकस करें अपन। अब इस पे अगर अपन फोकस करें तो इसका एफबीडी अपन व्हाइट से ही बना लेते हैं। ये आ गया व्हाइट व्हाइट व्हाइट। देखिए इसका मूवमेंट किधर हो रहा है? नीचे की ओर हो रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए एन डैश लगा होगा, कौन लगाया होगा? वॉल लगाया है, दीवार लगाया है ब्लॉक इस के ऊपर, इसके अपन कोई रोल प्ले नहीं होने वाला। फिर यहाँ से एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर इसने इस पर नॉर्मल इधर लगाया तो ये भी क्या करेगा? इस पर नॉर्मल इधर लगाएगा। अगर नॉर्मल का कंपोनेंट अगर अपन इधर बात करें, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये का वाला कंपोनेंट कितना आता? अगर ये n cos 90 माइनस थीटा है यानी कि n sin थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल आपके पास थीटा आ जाएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो n cos थीटा। ठीक है, कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ? ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो एक्शन रिएक्शन पेयर से भी अपन ऊपर वाले बॉडी पे इस नॉर्मल का कंपोनेंट ब्रेक करोगे, ये एंगल भी वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा, यहाँ पर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे n cos थीटा यहाँ पे लग जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में आपके पास n sin थीटा आएगा। मुझे पता है कि ये वाला जो रॉड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, mg तो लगेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो किधर मूव कर रहा है? ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो फोर्स होंगे n डैश और ये जो आगे आपके पास n sin थीटा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और नेट वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला वो किधर लगने वाला? इधर लिख दिया mg, नीचे की ओर ये mg आ गया, और ऊपर की ओर कितना आ गया? n cos थीटा माइनस ऑफ n cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ma2 के बराबर हो गया। अब आपके पास वेरिएबल कितने हुए? 3, a1 a2 एंड नॉर्मल। और इक्वेशन आपने कितने बनाया? 2 बनाया। नाइंसाफी, इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ, इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट मोशन की ओर दिमाग दौड़ना चाहिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? a1 और a2 में रिलेशन फाइंड करेंगे यूजिंग कंस्ट्रेंट मोशन। तो उसको मैं इधर साइड पे फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास हो गया इंक्लाइन प्लेन, कहाँ बना लिया? यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन हो गया, और आपका a2 जो है वो नीचे की ओर है। ध्यान से देखिएगा, a2 वेक्टर आपका नीचे की ओर है, और ये एंगल आपके पास थीटा। तो a2 का कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला आएगा, अलोंग पे अपन फोकस नहीं करने वाले। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा 90 ये हमने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है। कैसे आया फिर से बता देता हूँ। इसको अगर अपन वर्टिकली एक्सटेंड कर देंगे, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। क्यों थीटा हो गया? क्योंकि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में समेशन को 180 डिग्री होने के लिए। बढ़िया। और ये पूरा 90 है, ये आपका इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन के नॉर्मल है, तो 90 डिग्री होने के लिए इसको थीटा होना पड़ेगा। यानी a2 का कंपोनेंट इधर कितना आ गया? a2 cos ऑफ थीटा। कितना आ गया? a2 cos, ओहो इधर नहीं लिख रहा, इसको इधर लिखते हूँ मैं, इसको मैं लिख दिया इधर, किधर लिख दिया? a2 cos थीटा। दिख रहा है?
A2 का कंपोनेंट A2 cos थीटा। उसी तरीके से अगर मैं A1 पे फोकस करूँ तो A1 वेक्टर आपका इधर है, ये A1 किसका एक्सेलरेशन है, इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा हो गया, ये आपके पास 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा मतलब A1 का कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में कितना आएगा, A1 cos 90 माइनस थीटा दैट इज A1 sin थीटा का। तो ये वाला कंपोनेंट की अपन बात करूँ तो ये आपके पास आ गया A1 sin थीटा। तो A2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू A1 sin थीटा। तो कंस्ट्रेंट से जो आपके पास इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या आपके पास आ गया कि A1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू A2 cos ऑफ थीटा। अब आपके पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से मैथ्स लग जाएगा, मैथ सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। और A1 A2 के जगह पर आप ये रख सकते हो। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, सवाल को यहीं छोड़े जाता हूँ, आप यहीं से मैथमेटिक्स है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़िया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा इस प्रॉब्लम के अंदर कि F इक्वल्स टू ma के साथ साथ यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल रहते हैं मिक्सअप, यही अपन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक दो सवाल अपन ऐसे देखते हैं जहाँ पर नहीं, एक और आसान सा सवाल देखते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर सवाल है। ये आपके पास एक वर्टिकल वॉल है, ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये आपके पास वर्टिकल वॉल है। यहाँ पर मैंने रख दिया एक रॉड, ये क्या आपके पास एक रॉड है और रॉड जो है वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। रॉड क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। तो इसका एक एंड हमेशा इसके साथ कांटेक्ट बनाए हुए है, दूसरा एंड हमेशा इसके साथ कांटेक्ट बनाए हुए है। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में मान लीजिए किसी भी टाइम पर, अभी मैंने मान लिया v है और ये एंगल जो है वो मैंने ले लिया है थीटा इस इंस्टेंट पर, और ये पॉइंट जो होगा वो किधर मूव करने वाला है, अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, क्योंकि हमेशा कांटेक्ट बनाए हुए हैं। तो कांटेक्ट बनाए रखने के लिए मतलब रॉड कैसे मूव कर रहा होगा इसको थोड़ा अपन फील करते हैं। पहले ऐसा, फिर यू इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे रखा हुआ था, फिर इस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस एंड की बात करूं तो हमेशा चूंकि वॉल के साथ कांटेक्ट बनाए हुए है, तो वॉल के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी है वो v दे रखी है। एक इंस्टेंट पे एक जगह मैंने पिक्चर खींचा तो इसकी स्पीड v मीटर, इस एंड की स्पीड v मीटर पर सेकेंड है रॉड की, और इस एंड की जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टली है v डैश, ये आपके पास थीटा है। तो v डैश की वैल्यू आपको v और थीटा के टर्म में फाइंड करनी है, यानी फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v एंड थीटा। पहले अपना दिमाग लगा लिए, अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है उससे ये मिलता जुलता है, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है पर उससे थोड़ा मिलता जुलता है, और ये सवाल काफ़ी पॉपुलर है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है। चलिए वीडियो को करेंगे पॉज और फिर करेंगे सॉल्व। चलिए अब मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करना है। देखिए अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि भाई दो सरफेस है, दोनों में कांटेक्ट तभी बना रहेगा जब सरफेस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट इसके और नीचे वाले बॉडी दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, अन्यथा कांटेक्ट या तो छूट जाएगा नहीं तो बॉडी एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए हमेशा ऐसा करेंगे। तो अगर मैं रॉड की बात करूँ, इस रॉड की अगर अपन बात करें तो रॉड की अगर अपन फोकस करें तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली 90 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 90 माइनस ऑफ थीटा बन जाएगा। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रॉड के अलोंग कितना होगा, v cos 90 माइनस थीटा यानी v sin थीटा, और v डैश का कंपोनेंट रॉड के अलोंग इधर कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये कितना होगा, v डैश cos थीटा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, क्या आपके पास ये रॉड है, रॉड की इस एंड की वेलोसिटी इधर दे रखी है और मान लीजिए इस एंड की वेलोसिटी इधर दे रखी है। तो अगर मैं रॉड के इस एंड की वेलोसिटी कंपोनेंट रॉड के अलोंग फाइंड करूंगा और इस एंड की वेलोसिटी कंपोनेंट रॉड के अलोंग फाइंड करूं, तो अगर ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे तभी तो रॉड का लेंथ कांस्टेंट होगा। रॉड की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पर ये जो रॉड है इसकी लंबाई लेंथ l है, कितनी है इसकी लंबाई की लेंथ l है।
तो अगर वेलोसिटी का ये कंपोनेंट अलोंग द रॉड और वेलोसिटी के दूसरे एंड का कंपोनेंट अलोंग द रॉड अगर बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में ये एंड जितना अलोंग द लेंथ मूव करेगा उतना ही ये लेंथ अलोंग द लेंथ मूव करेगा, सो दैट लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई इसके कंपैरिजन में, तो क्या कर जाएगा, इसको खींच लेके जाएगा, मतलब ये ज़्यादा मूव कर गया रॉड के लॉन्ग, ये कम मूव कर गया रॉड के लॉन्ग, इसका मतलब रॉड की लंबाई बढ़ गई। ऐसा तो हो नहीं रहा, रिजिड रॉड है, रॉड की लेंथ कांस्टेंट है। या अगर मैं कहूँ कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, इसका मतलब क्या हुआ, ये कम मूव किया और ये ज़्यादा मूव कर गया, इसका मतलब रॉड की लेंथ कम हो गई, रॉड कॉम्प्रेस हो गया। ऐसा तो फिजिकली पॉसिबल है नहीं, रिजिड स्ट्रक्चर है, रॉड की लेंथ कांस्टेंट है। तो रॉड की लेंथ को कांस्टेंट बनाने के लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के अलॉन्ग इस एंड की भी और इस एंड की भी क्या होगी, बराबर होगी। इनफैक्ट जरूरी नहीं कि दोनों एंड की भी, मैं बीच में कोई सा भी पॉइंट लिया होता और उस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के अलॉन्ग सेम रहने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर ये रॉड है, ये क्या आपके पास रॉड था, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के अलॉन्ग क्या होगा, बराबर होगा, टू कीप लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट। तो उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो v का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, v sin थीटा, और v डैश का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, v डैश cos थीटा। तो रीअरेंज करेंगे तो ये आपका v डैश इधर है, cos थीटा को इस साइड लेके जाओगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बनेगा, तो ये v इंटू टैन थीटा बन गया। ये रिलेशन आ गया, बढ़िया, समझ में आ गया। तो रॉड के लेंथ को चेंज कौन करेगा, रॉड के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के लेंथ के अलॉन्ग, ठीक है। तो रॉड के लेंथ की वेलोसिटी, रॉड के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कंपोनेंट रॉड के लेंथ के अलॉन्ग क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चल के जब अपन रोटेशन मोशन रिजिड बॉडी की बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ फिर से रिपीटेड होगा, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को करने का एक दूसरा मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है, काफ़ी अच्छा मेथड है, ये भी मेरा एक फेवरेट मेथड है। एक ये भी दूसरा मेथड है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं, लेंथ ऑफ रॉड को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ऑरिजिन हो गया, इधर आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, इधर आपने वाई एक्सिस बोल दिया। किसी भी टाइम पर अगर इसकी लंबाई एक्स है, यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ एक्स है और यहाँ से यहाँ अगर वाई है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम भाई है, ठीक है। और लेंथ की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन करना किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो dx/dt आ गया। चेन रूल का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से वाई स्क्वायर का वाई का फंक्शन है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 2y आ गया, और फिर चेन रूल लगाना है, करना किसके रिस्पेक्ट में था, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आ गया dy/dt। और मुझे पता है लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट है तो लेंथ का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़िया, यहाँ तक ठीक है, चलिए ठीक है। 2 को आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आप खत्म हो गया। dx/dt क्या है, dx/dt क्या है, किस रेट से ये वाला पोर्शन की लंबाई बढ़ रही है, किस रेट से इस वाले पोर्शन की लंबाई जो है बढ़ रही है। ये चूंकि एंड फिक्स्ड है तो इस ये एंड जिस रेट से आगे की ओर खसकेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, वही इसका रेट ऑफ चेंज को बताएगा। तो इसको कौन चेंज करा रहा है, v डैश चेंज करा, तो dx/dt को अपन क्या लिख लेंगे, v डैश लिख लेंगे, यहाँ पर x आ गया, प्लस उसी तरीके से ये y आ गया यहाँ से, और dy/dt क्या है, किस रेट से ये चेंज हो रहा है। और देखिए टाइम के साथ साथ y की वैल्यू घटेगी, अगर रॉड आपका u मूव कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो dy/dt जो होगी बेसिकली निगेटिव होने वाला है और वो माइनस ऑफ v होगा, क्योंकि v ही क्या करेगा, टाइम के साथ साथ इसको कम करा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस ऑफ v की वैल्यू 0। यहाँ से देखिए उसको उस साइड लेके जाएगी तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/x v, और y/x इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan ऑफ थीटा होता है। तो y/x को आप क्या लिख लोगे, tan थीटा लिख लोगे। तो v डैश की वैल्यू आपके पास आ गई v tan थीटा। वही रिजल्ट आने का ये दूसरा मेथड, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है, इसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। फिजिक्स तो यही चीज़ है, फिजिक्स की खूबसूरती यही है। फिजिक्स की खूबसूरती क्या है कि आपको जैसे मर्जी वैसे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं सॉल्व होगा
तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आपका जिधर भी दिमाग लगे उधर लगाइए, दिमाग लगाने से हटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सवाल कंस्ट्रेंट ही है, यहाँ पर लेंथ कंस्ट्रेंट है, मतलब इस सवाल को अपन कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट के अंदर भी नहीं रख सकते हैं और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अंदर भी नहीं रख सकते हैं। ये आपको रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट है, और रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट मैं आपको रिजिड बॉडी में पढ़ाता, लेकिन मैंने देखा लिटरेचर के अंदर बहुत सारे बुक्स के अंदर ये सवाल यही पूछ लेते हैं, इसलिए इस सवाल को यहाँ पे ले लिया। चलिए वापस चले आते हैं अपन कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अंदर। अब अपन एक दो सवाल ऐसे सॉल्व करते हैं जहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी लगने वाले हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगेंगे और कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट भी लगेंगे। यानी कि अब अपन कंस्ट्रेंट मोशन के लास्ट मतलब कंस्ट्रेंट मोशन के लास्ट टॉपिक की ओर या लास्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हमने अब तक जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है सबको यूज करने वाले। यानी अब एक दो सवाल अपन ऐसे देखेंगे जहां पर आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगाना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट भी लगाना पड़ेगा। एक दो सवाल देख लेते हैं, फिर छुट्टी भैया आप लोगों की, फिर छुट्टी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ, ये रहा आपके पास स्मूथ ग्राउंड है। फ्रिक्शन की बात अपन थोड़े ही क्लास के बाद करने वाले हैं। ये आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है, एक हेवी ब्लॉक है, इसका मास अपन स्मॉल m ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक इंक्लाइन, एक आप कह सकते हो एक आपके पास स्ट्रक्चर है इस तरीके का, पुल्ली इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक छोटा सा एक और ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, और ये स्ट्रिंग गया और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसी वॉल के साथ कनेक्टेड है। वर्टिकल प्लेन में सिस्टम है, यानी ये ग्राउंड है, ये आपका वॉल है। वर्टिकली सिस्टम ऐसा दे रखा है, आइडियल स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर अपन इस सिस्टम को छोड़ देंगे, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये टेंशन इसको इधर खींच के लेके जाएगा और सिस्टम जो होगा एक मोशन परफॉर्म करेगा। तो आपसे वही सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है? फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे, फिर अपन करेंगे सॉल्व, उसके बाद की कहानी करने के लिए मैं हूँ ही। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पॉज एंड सॉल्व आपने दिमाग लगा रही, इस सवाल को जरूर कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट इससे खुलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करें भाई। क्लियर है। अपन मान लेते हैं इस कैपिटल M का एक्सेलरेशन इधर की ओर मान लेते हैं A, इस स्मॉल m यानी बड़े वाले ब्लॉक का मास तो दोनों का सेम ही है, स्मॉल m, बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली मैंने मान लिया A। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाने वाला है। अच्छा, अगर ये नीचे जाएगा और ये इधर जाएगा तो यहाँ पर हमेशा कांटेक्ट बना हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए, बना हुआ रहेगा। तो कांटेक्ट बनेगा, कांटेक्ट अगर बना रहेगा तो इस स्मॉल m का जो भी एक्सेलरेशन होने वाला है, उसका जो कंपोनेंट होगा सरफेस के परपेंडिकुलर a ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? a होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कांटेक्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को, एक बात तो पता है कि मोशन 2 डायमेंशन में होने वाला है, तो 2 डायमेंशन में आप किसी भी वेक्टर को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से, या इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, अगर ये 2 डायमेंशन में तो आप उसको 2 कंपोनेंट से ब्रेक करके दिखा सकते हो। तो उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक बात तो पता है कि भाई ये जो स्मॉल m वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ये बोर्ड के प्लेन में ही मूव करेगा, बोर्ड के प्लेन में ही कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा। तो उस एक्सेलरेशन को अपन 2 कंपोनेंट से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। एक कंपोनेंट को मैंने ले लिया नीचे की ओर और एक को ले लिया हॉरिजॉन्टली ऊपर की ओर। ये मैंने माना है। सॉल्व होकर अपने आप ये पॉजिटिव निगेटिव आ जाए। जैसे मान लिया अगर ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। अगर ये निगेटिव आ गया मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। अगर ये निगेटिव आ गया तो इधर चला जाएगा, अगर दोनों निगेटिव आ जाएंगे तो इधर चला जाएगा। कहने मतलब ये है कि आप किसी भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, जरूरी नहीं कि मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से ही आप दिखा सकते हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। किसी भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो किधर में, एक प्लेन के अंदर। तो स्मॉल m यानी कि इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसे मैं 2 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टली और दूसरा वर्टिकली। नीचे दिखा रहा हूँ मैं इस तरीके से, यहीं पे दिखा रहा हूँ, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है।
तो मुझे पता है कि यहाँ पर हमेशा कांटेक्ट बना रहेगा, तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका तो कंपोनेंट, इस एक्सेलरेशन कंपोनेंट इधर नहीं जाने वाला क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट ही इसका ए होगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया कहाँ से, कांटेक्ट कंस्ट्रेंट से। कहाँ से फाइंड किया, कांटेक्ट कंस्ट्रेंट से, ठीक है। और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ए डैश। चलिए अब अपन बात करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने वाला। ये तो कांटेक्ट कंस्ट्रेंट से हमने एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने से करके अपने वेरिएबल को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट कंस्ट्रेंट से ये क्लियर हो गया कि ए और ये सेम होने वाला, इसका ए डैश मैंने ये माना। अब अपन थोड़ा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाते हैं और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा के कोशिश करते हैं कि ए और ए डैश में क्या रिलेशन बने। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए मैंने बताया है, आप क्या करेंगे, एक सिस्टम डिसाइड करेंगे जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग और पुल्ली हो, और फिर वर्क अपन लिखते चलेंगे। देखिए यहाँ पर इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये तो आपका वॉल है, फिक्स है, तो अगर यहाँ पर मूवमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे वर्क हो गया 0। यहाँ पर सपोज कीजिए अगर वो नीचे की ओर जा रहा है, इस पर टेंशन अगर ऊपर की ओर लग रहा है, मान लीजिए टी लग रहा है, यहाँ पर भी आपके पास टी लगेगा, हाँ ठीक है ना, सेम स्ट्रिंग है तो टी लगने वाला। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क की बात करूँ तो वर्क तो हालांकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला जो रिलेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है, और मोशन अगर थ्रू आउट सिमिलर हो विदाउट एनी मतलब कि ड्रास्टिकली चेंज, तो आप ये कह सकते हो कि वर्क निकालने के लिए डायरेक्टली अगर एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करना हो तो डायरेक्टली मैं टी इंटू ए डैश कर लूँगा। तो टी ऊपर की ओर लग रहा है और ए डैश नीचे की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना आ जाएगा, टी माइनस ऑफ टी ए डैश, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बच गया, ये वाले पार्ट पे अपन फोकस करेंगे। इस वाले पार्ट पे फोर्स कितना लग रहा हो, इस वाले पार्ट पे फोर्स लगाने के लिए अपन पुल्ली का एफबीडी बनाते हैं। पुल्ली का एफबीडी बनाइए भाई, पुल्ली का अगर आप एफबीडी बनाते हो तो इस पर टेंशन एक इधर लग जाता है टी और एक इधर लग जाता है टी, टी लग गया। तो पुल्ली पे नेट फोर्स को 0 होने के लिए यहाँ पर ये जो मैंने क्लैंप किया है, क्लैंप फोर्स भी क्या करेगा, पुल्ली पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा टी इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, और एक वर्टिकल फोर्स लगाएगा टी किसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। यानी यहाँ पर जो क्लैंप पुल्ली के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो हॉरिजॉन्टल में, क्लैंप जो पुल्ली के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो हॉरिजॉन्टल में किधर लगा रहा है, टी इधर और टी इधर, ठीक है। तो पुल्ली प्लैंक पर कितना फोर्स लगाएगा, और प्लैंक और मास आपका एक साथ कनेक्टेड है, तो पुल्ली प्लैंक पर फोर्स किधर लगाएगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर से ठीक उसका अपोजिट लगाएगा। यानी पुल्ली जो प्लैंक के ऊपर फोर्स लगाएगा उसका एक इधर टी आ जाएगा, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट इधर कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अपन हमेशा निकालते हैं स्ट्रिंग पुल्ली, यानी कि स्ट्रिंग पुल्ली की बात करें तो यहाँ पर ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, या कह सकते हो जो हमने क्या किया, क्लैंप किया है, वो क्लैंप फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए, टी और टी। यहाँ तक समझ में आ रहा, बढ़िया, ठीक है, सही लिखा। पुल्ली क्लैंप पे लगा रहा है ना, थोड़ा सा शायद उल्टा हो गया, पुल्ली क्लैंप पे लगा रहा है, पुल्ली क्लैंप पे लगा रहा है, क्लैंप पे लगा रहा है, ठीक है। और अगर अपन क्लैंप की बात करें, क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है स्मॉल एम के ऊपर, क्लैंप भी आपका मासलेस हो गया। क्लैंप पे अगर आप फोकस करोगे तो अपन देखती है वर्क निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग पुली सिस्टम जो वर्क करता है, स्ट्रिंग पुली सिस्टम टेंशन लगाता है, तो टेंशन का वर्क यहाँ 0 यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पर बेसिकली वो क्लैंप फोर्स लगा रहा है, ठीक है। किसके ऊपर, अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, इस ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक के ये वाला एंड आपका पुल्ली के साथ कनेक्टेड है, ये वाला आपका प्लैंक के साथ कनेक्टेड, सॉरी ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए ये वाला जो फोर्स लगाया टी और टी, ये कौन लगाया, प्लैंक ने लगाया। किस पे लगाया, पुल्ली पे लगाया। यहाँ नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर दिखा लेते हैं, फिर से बनाते हैं, आपको डायग्राम और क्लियर हो जाए। ये बस कुछ नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर ट्रैवल कर रहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये पुल्ली का एफबीडी बना रहा है, ठीक है ना भाई, पुल्ली का एफबीडी बना रहे हैं, तो पुल्ली पे रोप ने लगाया टेंशन टी, इधर भी रोप ने लगाया टेंशन टी, यहाँ पर क्लैंप फोर्स लगेगा, ठीक है ना, क्लैंप फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो नेट फोर्स को 0 होने के लिए क्लैंप फोर्स जो पुल्ली पे लगाएगा वो टी इधर लगाएगा, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए टी इधर लगाएगा। अगर मैं क्लैंप पे बात करूं तो क्लैंप पे न्यूटन के एक्शन रिएक्शन के ऊपर अगर क्लैंप ने पुल्ली पे ये लगाया तो पुल्ली क्लैंप पे फोर्स किधर लगाएगा, टी नीचे की ओर लगाएगा, और इसका फोर्स इधर किधर लगाएगा, टी इधर लगाएगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी दिखाना चाह रहा था, इसको हटा दीजिए, नहीं तो ओहो हो ये पूरा का पूरा चला गया।
फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो क्लैंप को अगर मैं, क्लैंप पर पुल्ली ने जो फोर्स लगाया वो ये है, पुल्ली ने जो फोर्स लगाया क्लैंप के ऊपर वो ये है, यानी ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाना था। तो क्लैंप पर जो पुल्ली फोर्स लगाएगा वो इधर कितना लगाएगा, इधर लगाएगा T, ये लगाया, इधर लगाया T और इधर लगाया T। और ध्यान से देखिए, ये जो ब्लॉक है या जो क्लैंप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस टेंशन और इस एक्सेलरेशन के बीच का अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंशन आपका ये वर्टिकल लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे यहाँ पर वर्क निकालने के लिए। और इस T और इस A में बात करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो T इंटू A की वैल्यू 0। बस यहाँ पे निकालना था, यहाँ पे निकालना था, यहाँ पे तो 0 है ही बस। तो यहाँ से आप टेंशन को हटा सकते हो और आपने ये सक्सेसफुली निकाल लिया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से कि A डैश की जो वैल्यू होगी वो A के बराबर होगी, यानी ये स्मॉल, अच्छा स्मॉल m कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनाना जरूरी है। कॉन्टैक्ट मैंने बनाया नहीं भाई, कॉन्टैक्ट दिखाइए, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट दिखाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट दिखाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट है तब तभी तो मोशन हो रहा है, ये देखिए कॉन्टैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट हो गया। तो अब तक हमने क्या क्या किया, सवाल थोड़ा जानबूझ के ये मैंने थोड़ा सा लेंदी लिया है, जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा दिमाग का ग्रो करेगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दिमाग लगाते चलिए। देखिए यहाँ पर हमेशा कांटेक्ट बना हुआ है, तो कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लगाने के लिए अगर ये A होगा तो इसके एक्सेलरेशन कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर भी A होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख लिया, ये कांटेक्ट कंस्ट्रेंट से है। फिर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम लिया, यहाँ पे वर्क 0 है, यहाँ पे वर्क, यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन टेंशन ऊपर लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन A डैश नीचे की ओर है, तो माइनस T ये वर्क हो गया। और अगर मैं बात करूँगा क्लैंप के ऊपर कितना फोर्स लगा, क्लैंप के ऊपर पुल्ली कितना फोर्स लगा रहा है, तो पुल्ली का एबीडी बनाया, पुल्ली पे रोप ने टी लगाया, पुल्ली पे नेट फोर्स को 0 होने के लिए क्लैंप पुल्ली पर फोर्स लगाएगा, ऊपर टी, इधर टी, ये इसको काउंटर बैलेंस करेगा, ये इसको काउंटर बैलेंस करेगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से क्लैंप के ऊपर जो क्लैंप है, या आप ब्लॉक को भी इसके साथ अटैच कर सकते हो, तो इसके ऊपर आपका पुल्ली कितना फोर्स लगाएगा, एक इधर T लगेगा, इसके अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर और इसके अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर। ओहो शायद उल्टा हो गया क्या, नहीं ये वाला, इसका अपोजिट ये लगा और इसका अपोजिट ये लगा, तो इस पर नेट फोर्स लगा T और T इधर की ओर लग गया। अब इस T का वर्क तो होगा T इंटू A, इसका वर्क नहीं होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क नहीं लिखा है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर, कॉस 90 0 डॉट प्रोडक्ट 0, और इन दोनों का T इंटू A हो जाएगा। यहाँ से A डैश की वैल्यू A के बराबर हो गई। ठीक है, क्लियर है, चलिए, यानी A डैश की वैल्यू A के बराबर हो गई। अब इतना कुछ करने के बाद अभी ये तो बस कंस्ट्रेंट मोशन से हमने एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड किया, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं अपन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से हमने क्या किया, इतना रिलेशन एक्सेलरेशन के अंदर फाइंड किया है, और रिलेशन फाइंड करने के बाद अब अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आएंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को लगाते हैं। चलिए, तो कहानी करते हैं अपन स्मॉल एम पे। स्मॉल एम का एफबीडी बना लीजिए। स्मॉल एम का अगर अपन एफबीडी बनाएंगे तो इधर टेंशन लग गया, इधर mg लग गया और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नॉर्मल लग गया। तो चूंकि इस स्मॉल एम के पास दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल सिर्फ n लग रहा है, तो इसे स्मॉल m यानी कि छोटा वाले ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लिख सकते हो n की वैल्यू m है। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर a आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा डायरेक्शन एजम्पशन सही था। तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे, वर्टिकल डायरेक्शन में mg माइनस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल m इंटू a के बराबर हो जाएगी। और अब मैं बात करूंगा इसके एफबीडी के ऊपर बात करूंगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाया तो इसके एफबीडी में क्या आ जाएगा, आप पुल्ली को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो इसके एफबीडी में टेंशन इधर आ जाएगा, यहाँ भी टेंशन आ जाएगा, इधर नॉर्मल आ जाएगा, इसका खुद का वेट mg इधर तो आ जाएगा, और यहाँ से कोई कांटेक्ट फोर्स n डैश इधर आ जाएगा। तो ये स्मॉल m यानी बड़े वाले ब्लॉक का एफबीडी है। आप इसके एफबीडी में देख सकते हो, पुल्ली को भी मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। पुल्ली के इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने का फायदा ये होता है कि पुल्ली पे आप फोर्स आसानी से दिखा सकते हो, वो लग जाएगा टेंशन फोर्स, और ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इंटरनल फोर्स को अपन नहीं दिखाएंगे, क्लैंप जो फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो अपन इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे।
बस रोप ने जो फोर्स लगाया वो यहाँ पे दिखा दिया, स्मॉल एम ने जो नॉर्मल लगाया इसका खुद का वेट mg यहाँ से एंड है। अब इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ ये लग रहा है और ये लग रहा है, बाकी सब वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इस डायरेक्शन में किधर हो जाएगा, t माइनस ऑफ n की वैल्यू ma के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, टेंशन नॉर्मल एक्सेलरेशन। इनफैक्ट एक काम करते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, mg बचेगा। तो लिख दीजिए mg, और राइट साइड में ma प्लस ma कितना बनेगा, 3ma। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ गई, a की वैल्यू g/3 आ गई, यानी आपने स्मॉल m का एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई g/3। अगर ये आपके पास आई कैप है तो g/3 आई कैप, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, g/3 आई कैप। अगर इसको आपने -y लिया है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -(g/3 j कैप), यानी कि आपने सारे बॉडी का एक्सेलरेशन बता दिया। मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो इस पर g/3 आ जाएगा और इसका g/3 √2 आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में कंपोनेंट क्या है, बराबर हैं। समझ में आया, बढ़िया सवाल था, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक सवाल बस और करेंगे इसी तरीके का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करेंगे इसी तरीके का। एक और बढ़िया सा सवाल है, ये सब सवाल लगाकर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। सवाल दिखने में काफ़ी सिंपल लगता है, आइए देखते हैं, पर यहाँ पर भी अच्छा खासा दिमाग अपने को लगाना पड़ता है। ऐसा है एक ब्लॉक, ऐसा, इसका स्मॉल m ले लेते हैं, इसका मास कैपिटल M है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और ये यहाँ से गया और हॉरिजॉन्टली यहाँ ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है। सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया रेस्ट से, अगर आप इसको छोड़ते हो तो क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे तो इसके रिस्पेक्ट में जाएगा। तो आपसे बस यही पूछा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन पूछा, इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन पूछा, ठीक है। अभी जो अपन किस कैटेगरी के सवाल देख रहे हैं, उस कैटेगरी के सवाल देख रहे हैं जहां पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगेगा, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट लगेगा, दैट इज वेज कंस्ट्रेंट लगने वाला है, और आपके पास F=ma यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो लगने ही वाला है। एक्शन रिएक्शन पेयर तो थर्ड लॉ भी लगता है, या फर्स्ट लॉ में अपन कहाँ जी ही रहे हैं। चलिए भाई वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए ठीक है, हो गया, बढ़िया, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया स्मॉल a इधर, और यही मुझे फाइंड करना है, ठीक है, यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, ठीक। अच्छा फिर से मैंने बताया स्मॉल m जो होगा, जैसे इससे प्रीवियस वाले सवाल में भी था, स्मॉल m एक बात तो श्योर होगा कि इस बोर्ड के प्लेन में ही मूव करेगा, और बोर्ड के प्लेन में मूव करेगा यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो बोर्ड के प्लेन में ही होगा कहीं ना कहीं। तो उस एक्सेलरेशन वेक्टर को अपन किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व होकर अपने आप वो पॉजिटिव और निगेटिव चला आता है। कहने मतलब ये है कि इसके एक्सेलरेशन जो होंगे वो आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं इसका तो एक्सेलरेशन अपने को पता है, श्योर है कि हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, तो मैं इसी डायरेक्शन में स्मॉल a ले लिया हूँ, लेकिन स्मॉल m के बारे में अपने को कुछ आइडिया नहीं है, और जब आइडिया नहीं होता तो अपन मान लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। चलिए मान लेते हैं, अरे भाई हट जा। तो इसका मैंने एक्सेलरेशन मान लिया, इस डायरेक्शन में मैंने b मान लिया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में c मान लिया, c मान लिया, ठीक है। तो स्मॉल m का दो एक्सेलरेशन हो गया, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन b मान लिया और परपेंडिकुलर टू c मान लिया, ठीक है। चलिए अच्छा, थ्रू आउट मोशन अब मैं लगाने वाला हूँ, ये तो मैंने एक्सेलरेशन मान लिया भाई। अब अपन क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं अपन, कंस्ट्रेंट मोशन का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करेंगे और वेरिएबल को कम करेंगे। तो मुझे पता है थ्रू आउट मोशन यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाए रखना है। तो इस ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन होगा यानी बी और सी का जो भी रिजल्टेंट होने वाला है
उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सी आने वाला है, यानी इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैंने सी माना, यानी सी होगा। और इसके अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, अगर आपने हॉरिजॉन्टल ए इधर ले रखा है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ए कॉस 90 माइनस ऑफ थीटा। ए कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा जो होगा वो सी के बराबर होगा, यानी हमने ये कॉन्टेक्ट कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है, यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। उसके बाद अपन क्या लगाने वाले हैं, उसके बाद अपन लगाएंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से देखते हैं क्या निकल के आता है। मैंने फिर से यहाँ पर स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम ले लिया। ये आपके पास इस तरीके से स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लैंप वाला कुछ पार्ट आ रहा है। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे तो वर्क 0 है, यहाँ पर अगर मैंने स्ट्रिंग में टेंशन टी माना है तो ये इस पर टी इधर लगाने वाला है, टी इधर लगने वाला है। और ये जो सी वाला एक्सेलरेशन कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है, टी परपेंडिकुलर है इंक्लाइन प्लेन के और टी अलोंग इंक्लाइन प्लेन है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी टी और सी का डॉट प्रोडक्ट लोगे आप तो 0 होगा। तो इनका वर्क नहीं लिखेंगे अपन, किसका लिखेंगे, इसका और इसका लिखने वाला। ये टी इधर है, बी इधर है, अपोजिट सेंस में है, तो इसका अपन वर्क लेंगे डायरेक्टली टी इंटू बी। बी क्या आ गया, एक्सेलरेशन जो मैंने माना। एक्चुअली जो वर्क का डेफिनेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट से होता है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन चला गया। तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेलरेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ बी से। तो यहाँ की कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे तो वर्क नहीं होने वाला क्योंकि ये आपका फिक्स्ड एंड हो गया, फिक्स्ड एंड हो गया है ना, बढ़िया। यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा। अब कहाँ पे वर्क होगा, यहाँ पर जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट या कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं वो आपके पास होने वाला है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं पुल्ली के फिर से वही काम करेंगे जैसे लास्ट वाले सवाल में किया था। अगर मैं पुल्ली के एफबीडी के ऊपर बात करूंगा तो इस पर एक टेंशन इधर लग रहा है, दूसरा टेंशन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। और यहाँ पर अगर मैं क्लैम्प फोर्स की बात करूंगा तो क्लैम्प फोर्स क्या करेगा, इसी के अपोजिट सेंस में फोर्स लगाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए एक कोई क्लैम्प है, यहाँ पर क्लैम्प यहाँ पर मैंने किया हुआ, तो क्लैम्प की अगर मैं बात करूँ तो क्लैम्प फोर्स क्या करेगा, पुल्ली पर जो फोर्स लगाएगा वो इसी के अपोजिट रिएक्शन में लगाएगा। यानी टेंशन वो एक इधर लगाने वाला है, यानी सॉरी टेंशन इधर नहीं लगेगा। ये जो क्लैंप आ गया आपके पास, क्लैंप क्या करेगा, टेंशन के अपोजिट सेंस में एक इधर फोर्स लगाएगा और इसके अपोजिट सेंस में एक इधर फोर्स लगाएगा। तो पुल्ली पे नेट फोर्स होने के लिए ये आपके पास क्लैंप था, क्लैंप ने पुल्ली के ऊपर यही फोर्स लगाया। तो क्लैंप को मैं इंक्लाइन प्लेन का पार्ट मान रहा हूँ। और क्लैंप पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ, लास्ट सवाल जैसा ही, अगर आपके पास ये क्लैंप है और क्लैंप के साथ ही आपका मतलब ये इंक्लाइन प्लेन इधर कनेक्टेड है, तो क्लैंप पे पुल्ली ने अगर फोर्स लगाया है, टेंशन इधर लगाया है, तो ये भी इस पर टेंशन किधर लगाएगा, क्लैंप भी इस पर टेंशन किधर लगाने वाला है। ये आपका क्लैंप अगर हो गया तो ये भी क्या करेगा, इस पर टेंशन आपका एक इस सेंस में लगाने वाला है, इस सेंस में, और इसका अपोजिट इस सेंस में भी लगाने वाला है, ठीक है। और ये आपका सिस्टम ओवरऑल किधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो इस पर अगर मैं वर्क की बात करूं, ये अगर एंगल थीटा हो गया तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। तो टेंशन देखिए, ये टेंशन और ए तो दोनों इकट्ठे हैं, तो इसका तो आप सिंपली लिख सकते हो प्लस टी ए, और ये टेंशन कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा जो है वो तो ए के परपेंडिकुलर होंगे, इनका तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, वर्क नहीं लिखेंगे। और टी कॉस थीटा अपोजिट है एक्सलेशन के, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ऑफ टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इंटू ए की वैल्यू 0। ये आपके पास स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आ गया। इसको आप कर लीजिए नोट, फिर मैं करूँगा राइट साइड रफ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। जस्ट लास्ट सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पर एक थीटा आ रहा है, थीटा को अगर 90 डिग्री रख देंगे तो परहैप्स ये सवाल उसमें कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, तो इसको साइड में थोड़ा सा जगह बना लें, जगह बनाते इसको हटा लिया। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाया, वर्क डन बाई टेंशन को 0 के बराबर कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। हो चलिए, तो आपके पास इक्वेशन एक ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट से आ गया, ये आपके पास एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आ गया है। नॉर्मल कांस्टेंट वाला तो आपको बढ़िया दिख रहा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए टेंशन को हटा लिया और b की जो वैल्यू हो गई वो किधर हो गई, b को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा
तो किधर हो जाएगा बी। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो उधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर आपके पास देखिएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू ए, यही आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब बारी है F इक्वल्स टू एम है, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह पे अपन फोकस करें। देखिए फिर से अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन का छोटा सा यहाँ पर अगर FBD बनाऊंगा, इंक्लाइन प्लेन के अंदर पुली रख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल इधर एक्ट कर रहा है। नॉर्मल का अपन मैं कंपोनेंट ब्रेक करूँगा, अगर ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। नॉर्मल का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, n साइन थीटा होगा। कितना होगा, n साइन थीटा होगा। और टेंशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, t कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल आपके पास थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में और जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा, उस पर अपन फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वर्टिकल, चूंकि इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो वर्टिकल में अपन काम या बात नहीं करने वाले हैं, अपन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बात करें। तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास लग गया टेंशन प्लस n साइन थीटा माइनस t कॉस थीटा। तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे, t माइनस ऑफ t कॉस थीटा प्लस n साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन a। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोकस करूं, इस स्मॉल m के ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा, तो स्मॉल m जो होगा दो जगह, दो डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। एक इस डायरेक्शन में b से कर रहा है, इस डायरेक्शन में किससे कर रहा है, वो b से कर रहा है, और b की जगह पर आप a1 माइनस कॉस थीटा बाद में रख देंगे, फिलहाल आप इसको b लिख लीजिए। और इस डायरेक्शन में फोर्स किधर लग गया, mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा, और इधर आपके पास आ गया टेंशन। तो इस डायरेक्शन में आप इक्वेशन मोशन लगाएंगे तो कितना लिखेंगे, mg साइन थीटा माइनस ऑफ टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू बी। और मुझे पता है इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होने वाला, तो इस डायरेक्शन में आपके पास mg कॉस थीटा लग रहा है ना, mg कॉस थीटा लग रहा है, और क्या लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास c है। तो आप क्या लिखोगे, mg कॉस थीटा माइनस नॉर्मल की वैल्यू m इंटू सी। तो 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5। वेरिएबल कौन कौन से हैं, a b c, 3 वेरिएबल, नॉर्मल, टेंशन 4 5 वेरिएबल, 5 इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं ही सॉल्व करके बता देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा 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 अपन एक काम करते हैं, c की जगह पर a साइन थीटा रख देते हैं। ये इक्वेशन तो समझ में आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, c की जगह पर a साइन थीटा रखता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा मुझे, जगह तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको हटाते हैं बीच वाले से, या अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे इन सारे इक्वेशन को लिख लेते हैं। c की जगह पर a साइन थीटा है, लिखेंगे, अगले पेज पे चलते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। c की जगह पर अपन लिखेंगे a साइन थीटा, आंसर लेके आएंगे, मजा आएगा। जब इक्वेशन आसान देखता हूं तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, बिकॉज आपसे हो जाएगा। जब इक्वेशन टफ दिखता है तो मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। c की जगह पर a साइन थीटा आ गया, यहाँ पर b की जगह पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू a लिखेंगे, लिख लीजिए भाई। b की जगह पर आप लिख लेंगे 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू a, और वहाँ से इक्वेशन बनेगा t माइनस कॉस थीटा n साइन थीटा m है, t माइनस कॉस थीटा t कॉस थीटा, t इनफैक्ट कॉमन निकाल सकते हो आप यहाँ से, t को अगर अपन कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, t 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस n साइन थीटा की वैल्यू स्मॉल m है। इसके बाद कौन सा इक्वेशन है देखते हैं, सॉल्व करके रहेंगे आज। mg साइन थीटा माइनस टेंशन की वैल्यू mb के बराबर है, mg साइन थीटा माइनस टेंशन, mg साइन थीटा माइनस टेंशन की वैल्यू स्मॉल m b के बराबर है। और कौन सा इक्वेशन है बच गया, जा ऊपर चले गए। चलिए भाई देखिए, mg cos थीटा माइनस n की वैल्यू mc के बराबर है, mg cos थीटा माइनस n, mg cos थीटा माइनस n की वैल्यू mc के बराबर। अच्छा एक बात भाई, c, अब मुझे a चाहिए, अल्टीमेटली मेरा मकसद क्या है, a चाहिए, तो मैं c को यहाँ से लिख लेता हूँ डायरेक्टली a साइन थीटा, ठीक है। और b को ये मैं डायरेक्टली यहाँ से हटाता हूँ, b के जगह पे लिखता हूँ 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू a। क्लियर है। अब ये इक्वेशन देखिए,
इसको मुझे किस किस को हटाना है, टेंशन और नॉर्मल को हटाना है। टेंशन और नॉर्मल को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फैक्टर है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन को अगर मैंने 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेंशन भी मल्टीप्लाई होगा, और जब दोनों को ऐड करूँगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर n साइन थीटा, यहाँ पर n साइन थीटा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को n साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी सिर्फ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर n साइन थीटा बनेगा, दो सबको जब तीनों को ऐड करूँगा तो n साइन थीटा भी ऐड कट जाएगा। यानी कि बीच वाले इक्वेशन को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाले को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, और तीनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये t 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये n साइन थीटा, ये n साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो LHS में क्या बचा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर mg साइन थीटा है, उसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, mg साइन थीटा है ये वाला, इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से भी मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रहा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर mg कॉस थीटा है, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा, प्लस mg कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मस्ट इक्वल्स, ये तो कैंसिल आउट भी हो गया, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बढ़िया सॉल्व हो रहा है लगता है। और यहाँ पर तो स्मॉल ए में था, लिख देंगे स्मॉल ए में, यहाँ पर क्या था आपके पास, स्मॉल ए में था, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा। तो मैं यहाँ पर ए में था ही, और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर किया, और यहाँ से ए में साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ए में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ ए में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये कैसे बनेगा, और हाँ सिंप्लीफाई हो गया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। LHS में आपके पास सिर्फ आता है mg साइन थीटा, बढ़िया है। और RHS की अब अपन बात करते हैं। देखिए स्मॉल ए में यहाँ पर भी है, ए में को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में, और ये ए में कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए में बना। फिर देखेंगे ए में इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए में इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से ए में को कॉमन निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो सिंपली आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है, दोनों ब्लॉक का मास तो सेम नहीं था, दोनों ब्लॉक का मास सेम नहीं था, तो एक जगह हमने गलती किया है। इसका मास कैपिटल एम है, देखिए इसका मास जो दे रखा है वो कैपिटल एम दे रखा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने इक्वेशन बनाया है, कौन सा इक्वेशन बनाया है, ऊपर वाला, यहाँ पर आपके पास कैपिटल एम है, बाकी सब तो स्मॉल एम के लिए बनाया तो कोई टेंशन नहीं है। यानी पहले इक्वेशन में कैपिटल एम है, कुछ मुझे लग रहा था गड़बड़ है, बस अब टेंशन वाली बात नहीं है। यानी यहाँ पर आपके पास कैपिटल एम है, यानी जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कैपिटल एम हो जाएगा, यानी यहाँ पर मैं लिखूँगा कैपिटल एम, और ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा एम लिख लिया यहाँ पर, और एम ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, एम ए कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, फिर एम ए बचेगा, तो वो एम ए और ये एम ए 2 एम ए बन गया, और फिर आपके पास यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ 2 एम ए कॉस थीटा। यहाँ से आप ए को कॉमन निकाल लीजिए और आपका आंसर तैयार है। ए को कॉमन निकालिए, ए को कॉमन निकालेंगे अपन, और इधर उधर को वाला इधर लेके चलते हैं, यानी एम जी साइन थीटा इधर आ गया, स्मॉल एम जी साइन थीटा, और ए को अगर अपन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एम, और यहाँ से अगर अपन स्मॉल 2m को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यही अपना आंसर है। इससे प्रीवियस वाला सवाल अगर आप देखेंगे, यानी एक आपके पास ब्लॉक था, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख रखा था, तो ये मुझे इसी का स्पेशल केस लग रहा है ना, इसी का स्पेशल केस लग रहा है ये वाला सवाल। मतलब यहाँ पर ये आपका वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब थीटा के लिए 90 डिग्री हो गया, और दोनों ब्लॉक का मास स्मॉल है। में रख के देखते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। ये g/3 इसका आंसर था ना, इसमें भी रख के देख लेते हैं। तो इसका आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर मैं उसी को स्मॉल m और सबको बराबर रखूँ और थीटा को 90 डिग्री रख दूंगा, तो देखेंगे स्मॉल एम ऊपर नीचे सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ऊपर बचेगा g साइन 91 डिग्री हो गया, साइन 91 हो गया, और नीचे में स्मॉल एम कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्मॉल एम कैंसिल कर दिया, g/3 आ जाएगा 1/, हाँ सही है।
यानी इससे पहले वाले सवाल, इसका स्पेशल केस अपन ट्रीट कर सकते हैं कब, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको अब कॉन्फिडेंस आने लगा होगा, मज़ा आने लगा होगा कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर एग्जामिनर चाहता है टफ से टफ सवाल बनाए एनएलएम पर, तो वो इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बना सकता है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट को? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन F=ma का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगाना पड़ सकता है और कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट भी लगाना पड़ सकता है। तो इस सवाल के साथ साथ और भी ढेर सारे सवाल हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिक्कत है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके नीड के अकॉर्डिंग वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं, और अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बस एक टॉपिक रह रहा है, वो है स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाने वाला हूँ। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलिए।